नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को कहा बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे, वो बहुत बढ़िया। अगर कोई नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा है तो वो बहुत बढ़िया, लेकिन लोजपा से अगर कोई नरेंद्र मोदी का नाम ले लेगा, कोई प्रधानमंत्री का नाम ले लेगा तो आप चुनाव आयोग पहुँच जाएंगे। आप देखिए कि बिहार की सियासत में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है शुरू से ही, जितनी भौकाल इस बार किसी का नहीं रहा जितना चिराग पासवान का हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार विधानसभा का चुनाव हर एक बार जो होता है वो अनोखा होता है। कुछ इसमें ऐसे गठबंधन बनते हैं, कुछ ऐसी इसमें रणनीति बनती है जो कि अपने आप में नया होती है। इस बार जो है बीजेपी और जदयू चुनाव मैदान में आ रही है और उनके एक महत्वपूर्ण सहयोगी जिनका केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन है लोजपा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी एक बात जो निकल के आ रही है कि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इनका कहना है कि बीजेपी एक तरह से देखा जाए तो 243 सीटों पर लड़ रही है। इसमें सबसे बड़ा बात है कि बीजेपी और एलजेपी के संबंध जो हैं वो आज भी अभी भी काफ़ी सहज और अच्छे बने हुए हैं। रामविलास पासवान केंद्रीय कैबिनेट में हैं। तो एक सबसे बड़ा प्रश्न उभर के आता है कि क्या बीजेपी जो है वो अपने वोट जहां पर जदयू खड़ा है वो ट्रांसफ़र जदयू को करा पाएंगी या फिर उसे अंदर ही अंदर लोजपा की तरफ ट्रांसफ़र कराया जाए, क्योंकि लोजपा वैसी पार्टी बन के आ रही है जो कि जदयू के सामने 121 सीटों पर वैसे उम्मीदवार को उतार रही है जो कि जदयू से नाराज़ हैं या फिर उन्हें बीजेपी से उनका टिकट कट गया। तो ऐसे में जो संभावनाएं बन के आ रही है उसमें निकल के आ रहा है कि जो गठबंधन है उस गठबंधन में बीजेपी का वोट जो है वो जदयू लोजपा को जा सकता है। तो क्या ये पूरा जो इलेक्शन है, ये गठबंधन है, पूरी तरह से प्री प्लान्ड है? क्या बीजेपी का एक फेंका हुआ दाव है क्या चुनाव में, जिससे नीतीश कुमार को साथ रख के ही कमज़ोर करने की प्लानिंग है? इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रंजीत झा जी से। इनसे हम समझेंगे कि आखिर चुनाव में क्या हो रहा है। रंजीत सर, सबसे पहला प्रश्न, क्या बीजेपी 243 सीटों पर लड़ रही है? क्या कहने के लिए कहा जा सकता है कि 243 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन जो सामने जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं मानना उसी को पड़ता है। लेकिन ये सियासत है, अंदर की चीज़ें सामने आने लगती हैं और जो विश्लेषक होते हैं वो गहराई से इन चीज़ों को नोटिस करते हैं और समझने लगते हैं कि दरअसल खेल क्या चल रहा है। कल के ही पूरे सिनारियो को अगर आप देखते हैं तो बैठक 3 बजे होनी थी कल एनडीए की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना था, सब कुछ करना था, लेकिन उस समय टल जाता है। कहा जाता है थोड़ी देर बाद फिर से, लेकिन उससे कुछ देर पहले संजय जायसवाल आते हैं और एक बड़ा बयान दे देते हैं कि अगर बिहार एनडीए में किसी को रहना है, बिहार एनडीए में किसी को रहना है तो नीतीश करना पड़ेगा। जो लोग नीतीश नहीं करेंगे, मतलब नीतीश का नेतृत्व नहीं मानेंगे, तो वो एनडीए के हिस्सा नहीं कहलाएंगे। लेकिन ये कैसा जवाब था, ये कैसी प्रतिक्रिया थी, ये अपने आप में प्रश्न खड़ा कर देता है कि रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और भले ही बीमार हैं, लेकिन लोजपा केंद्र में सहयोगी है। एनडीए में केंद्र में होना, बिहार में नहीं होना, ये क्या दर्शाता है? क्या आप एनडीए में हैं भी नहीं भी हैं? तो आप साथ दे रहे हैं, अलग कर रहे हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। आपने बस एक सत्ताधारी दल जो जदयू है, उसके जो सुप्रीमो नीतीश कुमार हैं, उनको खुश करने के लिए या उनकी बात मानने के लिए आपने एक ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दिया। एक उसमें पीसी में मैं कल था, सुशील मोदी कहते हैं कि अगर कोई फ़ोटो यूज करते हैं एलजेपी, कोई स्लोगन यूज़ करते हैं या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि गठबंधन से संबंधित हो तो चुनाव आयोग जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी। क्या एक नया जो एक अपने हिसाब से एक नियम बना रहे हैं क्या सुशील मोदी? क्या ऐसा होता है कि भारत के चुनाव में कि ऐसा हो सकता है? इसमें यह अपने आप में एक हास्यास्पद बात है अगर सुशील मोदी या भाजपा का कोई नेता यह कहे कि आप नरेंद्र मोदी की सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं। लोजपा की तरफ से जवाब भी आ गया कि प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं हैं, जदयू के नहीं हैं, राजद के नहीं हैं, महागठबंधन के नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के एक एक लोग के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया नहीं किया ये हमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है, हम उनका पोस्टर इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? और दूसरी बात, ये पहली बार कोई ऐसा बोलेगा किसी का नाम लेने से कोई रोक दे। अरे अगर आपका नाम ले रहे हैं तो आपको भी खुश होना चाहिए कि मतलब आपने काम किया है तो आपके काम को वो गिना रहे हैं। अब महागठबंधन तेजस्वी यादव कहें कि हमने माननीय प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल कर लिया या हम उनकी आलोचना ही कर रहे हैं, तो हम क्या प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेंगे क्या?
अगर मोदी से हम खुश नहीं हैं तो मोदी की आलोचना भी करेंगे, तो नाम नहीं लेंगे, उनका पोस्टर नहीं लगाएंगे। आपकी पोस्टर पॉलिटिक्स तो चलती है बिहार में। आप नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के नीतीश कुमार की तस्वीर बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को कहा बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे, वो बहुत बढ़िया। अगर कोई नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा है तो वो बहुत बढ़िया, लेकिन लोजपा से अगर कोई नरेंद्र मोदी का नाम ले लेगा, कोई प्रधानमंत्री का नाम ले लेगा, तो आप चुनाव आयोग पहुंच जाएंगे। तो चुनाव आयोग के पास इतना फुर्सत है क्या कि आपके इसी बातों को ध्यान देगी? बहुत कम पड़ा हुआ है। तो पहली बात यह है कि अपने आप में यह खारिज हो जाता है कि प्रधानमंत्री का इस्तेमाल वो कोई और करे या ना करे, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और लोजपा ने जो ये कहा है, अब आप बात कर रहे थे 243 सीटों की, तो 243 सीटों वाला समीकरण थोड़ा समझना पड़ेगा। कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि दरअसल है क्या कि भाजपा और जदयू ने अपनी अपनी सीटें बांट ली हैं। उसमें एकोमोडेट करने वाली बात थी, तो मांझी को 7 सीटें दी गई हैं। और मुकेश सहनी का क्या होगा, वीआईपी वाले जो हैं उसी सिंबल पे लड़ेंगे, बीजेपी के सिंबल पे, या वीआईपी का अपना सिंबल होगा, ये तय नहीं हो सका। लेकिन अब यहाँ समझिए कि ये पूरा समीकरण हुआ है, 122 121 का बना। अब 122 सीटों पे कौन खड़ा होता है कि अब जो सीटें आप देखेंगे कि कैसे कैसे सीट बंटवारा हुआ है। इसमें कल मैंने देखा कि एक जिला अध्यक्ष कैमूर के थे, वो तो रो भी रहे थे कि मेरा टिकट काट दिया गया, तो इसके लिए वो मजा चखाएंगे, ये करेंगे। तो ये जो बागी जो होने वाली बात है ना, कि बागी हो रहे हैं। हमारा दल में से भाजपा के कोटे की सीट जदयू में चली गई, जदयू के सीट जो है वो भाजपा के कोटे में चली गई। तो उम्मीदवार जो तैयारी कर रहे थे वो नाराज हो गए। अब वो उम्मीदवार पहले क्या होता था कि निर्दलीय खड़े हो जाते थे गुस्सा निकालने के लिए, लेकिन अब एक लोजपा के रूप में एक ऐसा विकल्प मिल गया इनको कि लोजपा ने कहा 143 सीटों पर लड़ेंगे, नीतीश कुमार के खास करके उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो लोजपा के लिए तो ये दोनों हाथ में लड्डू जैसा है। एक तो बहुत बड़ा रिस्क लेना अपने आप में एक छवि बन गई। आप देखें कि बिहार की सियासत में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है शुरू से ही, जितनी भौकाल इस बार किसी का नहीं रहा जितना चिराग पासवान का हो गया। पूरा चर्चा हमेशा उन्हीं का नाम कि चिराग पासवान ने आज नीतीश कुमार को यह कह दिया, एनडीए में रहते हुए उन्होंने यह कह दिया। तो एनडीए से निकाले गए नहीं निकालेंगे, ये तो अपने आप में एनडीए ने ही सवाल खड़ा कर दिया है, स्पष्ट नहीं है। बात है एनडीए से निकालने की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से जब इतना चर्चा चला तो बिहार में लोजपा एनडीए में थी ही कहाँ। दो तो उनका सीट था, कोई मंत्री नहीं था, शुरू से विरोध में रहे वो। चिराग पासवान ने तो स्पष्ट तौर पे शुरू से ही कहा था कि हम सरकार में तो है ही नहीं, तो हमारा ये हक बनता है कि हम बिहार में, मैं जहां घूम रहा हूं, जहां मैं गलतियां देख रहा हूं नीतीश सरकार की, वो कमियां मैं लेटर के जरिए कहूं, ट्वीट के जरिए कहूं, मैं पहुंचाऊंगा जरूर। तो वो भले ही उनकी रणनीति थी ये, वो हमला करना चाह रहे थे और इस बार पहले से तैयारी में थी। तो 143 सीटों पर तो लोजपा के पास ऐसा तो है नहीं कि सारे उम्मीदवार लोजपा कोई के पास ही अच्छे अच्छे। तो अब ऐसे में जो भाजपा का जहां टिकट कट गया, जदयू का जहां टिकट कट गया, ऐसे मार खाए उम्मीदवार, ऐसे रोने वाले उम्मीदवार जिनका जनाधार वहां था लेकिन कुर्बानी देनी पड़ी, वो सारे उम्मीदवार टूट टूट के अब लोजपा में आने शुरू हो गए हैं। आप भी बता रहे थे कि राजेंद्र सिंह वो आ गए हैं, जो कहा जाता है बड़े नाम है, बहुत सीनियर नेता है, संघ में पकड़ है, यहाँ तक कि कभी कभी चर्चा उनके मुख्यमंत्री बन जाने की भी होती थी। तो ऐसे नेता अब लोजपा के साथ आ रहे हैं। तो इस तरह से कई ऐसे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। अभी मोकामा में जो अनंत सिंह की जगह जो राजीव लोचन सिंह को टिकट दिया गया है, तो वहाँ पे चर्चा हो रही थी कि ललन सिंह को दे दिया जाएगा टिकट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की हम बात कर रहे हैं, तो उनको टिकट देने की बात थी। अब ये चर्चा है कि वो पिछली बार लोजपा से चुनाव जो लड़े थे ललन सिंह, तो इन्होंने अनंत सिंह से मात्र 3000 का फासला रखा था, 3000 वोट से आ रहे थे। तो ऐसे में इस बार भी हो सकता है लोजपा उनको टिकट दे दे, वहाँ से कुछ भी हो सकता है। जब एनडीए में अब बीजेपी की सीट पर भी लोजपा खड़ी करने की बात कर रही है, आप तो 122 सीटों पर है ना जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ उतारेंगे, लेकिन जो बाकी की 21 सीटें बचती हैं उसमें क्या करेंगे आप? सर एक और प्रश्न था कि जहाँ पर जदयू लड़ रही है वहाँ पर क्या बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं या बीजेपी के नेता जो हैं, क्या वो जदयू को वोट देने के फेवर में लोग को प्रेरित कर सकते हैं? और फिर मेरा एक और प्रश्न है कि वहाँ से अगर एलजेपी भी खड़ा है, वहाँ पर क्या बीजेपी अपने भाषण में अपने कार्यकर्ताओं को ये कह सकती है कि आप एलजेपी को वोट न दें? ऐसे सिचुएशन क्या हो सकता है? ये बिहार एनडीए में ये दुविधा की स्थिति है। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं कि एनडीए में ही ये दुविधा है कि कौन अलग हो गया, कौन साथ है। क्या ये बस दिखावे की बात है, क्या बातों पे पर्दा डाला जा रहा है? अब जब रैलियों की आप बात करते हैं या चुनाव प्रचार करने कोई जाएंगे, तो खुलकर क्या चिराग पासवान पे भाजपा हमला कर पाएगी? नज़र बनाने वाली बात है, क्योंकि ये मुश्किल है कि भाजपा खुलकर हमला करे चिराग पासवान पे। उन्होंने कहा कि आप मेरा इस्तेमाल ना करें, लेकिन हम आपको हरा देंगे। कभी ऐसा नहीं सुने हैं कि चिराग
चिराग पासवान में दम नहीं है, लोजपा कैंडिडेट फालतू हैं, ये हैं वो हैं, जो जो होता है विरोधियों का जो हमला करने का तरीका होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं किया गया है। जदयू की ओर से ये किया जाएगा, लेकिन अब जैसे जदयू के ही उम्मीदवार जो लोजपा में चले जाते हैं, चाहे भाजपा के जो उम्मीदवार वो लोजपा में चले जाते हैं, वो जब वहाँ पे खड़े होंगे तो वहाँ की जनता भी समझ रही होगी कि अगर आए हैं और चिराग पासवान जिस हिसाब से दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वोट ट्रांसफर की जहाँ तक बात है, तो भाजपा के उम्मीदवार अगर लोजपा में खड़े हो जाते हैं तो वो जो वोट है, जो कभी कभी ऐसा हुआ था ट्रांसफर होने वाली बात, ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? दरौंधा का आपको सीन याद होगा, उपचुनाव में जो भाजपा के बागी खड़े हो गए थे वो जीत गए। तो ऐसे में जो बागी हो रहे हैं, तो हो सकता है उनका जनाधार मजबूत हो और वो निर्दलीय खड़ा ना होकर इस बार अब पार्टी मिल रहा है लोजपा ने अपना नाम बना लिया है, चिराग पासवान का एक चेहरा भी है, पढ़ा लिखा चेहरा, अच्छा नेतृत्व है। तो ऐसे में जो जनता है ये रिस्क ले सकती है कि वोट जो निर्दलीय को, बागियों को, इन लोगों को वोट पड़ जाए, तो भाजपा के ही उम्मीदवार वहाँ भी होंगे या जदयू के टूटे उम्मीदवार होंगे। तो ये सब जब खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है। सर एक प्रश्न है कि क्या ये सब प्री प्लान्ड था? क्योंकि जब देखें आप तो चिराग पासवान एक बहुत ही मजबूत स्टैंड लिए हुए थे, वो किसी से डर नहीं रहे थे, और डरे भी क्यों? क्योंकि वह केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है चुप्पी साधे हुए था, और लास्ट तक उन्होंने वही स्टैंड अपना अपनाए रखा और उनके तेवर में कोई कमी नहीं आई। तो क्या, और ये जो सिचुएशन बना है ये देखा जाए तो लोजपा और बीजेपी दोनों के लिए अच्छा, एक तरह से अभी तक तो जो है पॉजिटिव है। तो क्या ये प्री प्लान्ड था या बिहार में ऐसा सिचुएशन बन गया? भाजपा की खामोशी ही बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। नीतीश कुमार 15 सालों से शासन कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि चिराग पासवान ने एक सर्वे कराया और सीधे भाजपा नेतृत्व को यह जानकारी उन्होंने दी थी कि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में हवा ठीक नहीं है। 15 साल के बाद जनता के बीच एक विरोध की लहर है, वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे में एक सही नेतृत्व और सही चेहरे की ज़रूरत है जो इसका नेतृत्व कर सके। तो यहाँ पे हुआ क्या कि भाजपा ने चिराग पासवान की बातें गंभीरता से सुनी, लेकिन रिएक्शन सामने नहीं आए। तो हुआ अब नीतीश कुमार की पार्टी में जदयू में हमलावर जब हुए, जदयू पर हमला शुरू हो गया चिराग पासवान का, तब भी भाजपा चुप रही और सीटों के बंटवारे तक लेकर चाहे 144 सीटों पर लड़ने तक भाजपा ने खामोशी साधी रही। प्रेम कुमार दिल्ली से आते हैं तो उनसे भी जब पूछा गया तो वो भी कहते हैं कि हम लोजपा वाली स्थिति पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अंतिम में नीतीश कुमार के लगातार जिद पर सुशील मोदी और संजय जायसवाल बस इतना कह पाते हैं कि रामविलास पासवान रहते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, और जो है एनडीए में, बिहार एनडीए में रहना है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व को मानना पड़ेगा। लेकिन तब तक चिराग पासवान को जो डैमेज करना था वो कर चुके हैं। उन्होंने नीतीश सरकार के कामों की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने अब स्पष्ट तौर पे यह भी कहा कि जदयू को एक भी वोट नहीं देना है, और 7 निश्चय योजना जो है उनमें उन्होंने गड़बड़ियों की बात की और कहा कि ये गड़बड़ी है और जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम उन दोषियों को सजा भी देंगे। तो किसको कह रहे हैं आप सजा देंगे? तो आप जदयू के लोगों को कह रहे हैं ना। और बात है, सरकार की बात करते हैं कि हमारी सरकार आएगी। किसकी सरकार आएगी? बीजेपी एलजेपी की आएगी सरकार, या सिर्फ जदयू के तो आने, लोजपा के तो आने वाली नहीं है? स्वाभाविक तौर पे जो है कि न किसी गठबंधन की सरकार आएगी। और हम आपको यही कहना चाह रहे थे कि बीजेपी और एलजेपी की तो बात जान ले कि चुनाव के बाद पोस्ट पोल अलायंस जो भी होता है, ये तो पहले से अपने आप को अलायंस मान रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन हमें जो लगता है चिराग पासवान ने अपने सारे रास्ते खोल रखे हैं। अभी आप हाल में देखेंगे कि लोजपा सांसद खगड़िया से हैं महमूद अली कैसर, सॉरी, तो उनके बेटे जो हैं वो राजद में जाके शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में तेजस्वी मेरा छोटा भाई है, यह स्टेटमेंट भी आता है। तो महागठबंधन से राजद के साथ भी चिराग पासवान के विकल्प खुले हुए हैं। यह भी हो सकता है कि चिराग पासवान महागठबंधन के का भी हाथ थाम लगता है कि पूरी स्थिति उधर गड़बड़ हो जाएगी। वैसे पूरा का पूरा समझिए कि 80% चांस ये रखिए कि एनडीए में सब कुछ अगर ठीक रहा, अगर चिराग पासवान अपनी मजबूत स्थिति में आ जाते हैं और बीजेपी का साथ उन्हें मिल जाता है, तो इस बार वो सीएम कैंडिडेट और किंग मेकर भी हो सकते हैं। ये जो बीजेपी और लोजपा, एनडीए में लोजपा का जो लफड़ा है, प्रॉब्लम है, क्या लगता है कि अभी पर्दा डाला गया है? क्योंकि अभी जो है वो मामले हम लोग ने जितना बात किया है वो केवल अभी एक था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले से पर्दा डाल दिया गया है।
बीच चुनाव में भी ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट हो सकता है क्या? बीजेपी पर जदयू आरोप लगा सकती है लोजपा को लेकर? हाँ, ये अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी वजह से सारे कदम फूंक फूंक के रखे जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद यह भी पता चल जाता है, थोड़ा बहुत जो प्रतिशत मतदान के होते हैं उससे अंदाज़ा लगाए जाते हैं। जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं वो अपना एनालिसिस करते हैं, अंदाज़ लग जाता है कि वोट कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। और भले ही बाद में लोग दावेदारी करते हैं बहुमत से आ रहे हैं, बहुमत से आ रहे हैं, लेकिन बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता बाहर बैठे रहते हैं, जो पर्ची काटते हैं, वो खुद से वो पूरा हिसाब किताब लगाते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ से अगर अंदाज़ा लग गया कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो लोजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के लोजपा के उम्मीदवारों को मदद मिल रही है, तो जदयू में बगावत के सुर देखने को मिलेंगे, जदयू विरोध करेगा। लेकिन अब करेंगे क्या? खिसियानी बिल्ली सिर्फ खंभा नोच सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब इस बात को समझ रहे होंगे कि इस बार जो चक्रव्यूह भाजपा के द्वारा रची गई है उसमें नीतीश कुमार फंस गए हैं, और इसका नतीजा भी आपको देखने को मिलेगा चुनाव के बाद। उससे भी ज़्यादा माथापच्ची होगी जो महाराष्ट्र में हो रही थी। एक प्रश्न है, चुनाव से पहले 2-3 महीने पहले ऐसा खबरें निकल के आ रही थी कि नीतीश कुमार जो चिराग बुझाने के मिशन पे काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि जो उन्हें आंख दिखाया उन्हें वो बर्बाद कर देते हैं। क्या इस बार ये दाव नीतीश कुमार पर खुद के ऊपर पड़ रहा है कि वो मारने तो गए उनको लेकिन खुद फंस गए? देखिए, ये हुआ क्या, अभी आप जो कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा गया कि आप कह दीजिए कि एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को मानेगा। तो नीतीश कुमार अपने भर अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम यह संदेश जाए कि हम एकजुट हैं और चिराग पासवान से किसी को ना नुकसान हो रहा है ना कोई हम लोगों को मतलब है, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि एक जो पूरी रणनीति जो बनाई गई, चिराग पासवान को आगे रख करके बंदूक चलाने की बात हो गई, वो नीतीश कुमार को भीतर भीतर परेशान कर रही है। तभी तो एक खबरें आप देखे होंगे जो टीवी में चली थी कि नीतीश कुमार ने लास्ट मिनट में चिराग पासवान को साधने की कोशिश की। उन्होंने 10 बार फ़ोन मिलाए, लेकिन चिराग पासवान फ़ोन लाइन पे आते नहीं हैं। उनकी मां फाइनली फ़ोन उठाती हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि चिराग से बात करिए, लेकिन चिराग पासवान फ़ोन नहीं उठाते हैं। उसके बाद पत्र जारी कर दिया जाता है कि जदयू को अगर एक भी वोट दिया तो बिहार में पलायन जो है और बढ़ जाएगा, बिहार में समस्याएं बढ़ जाएंगी, भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो नीतीश कुमार चाहते थे, उन्हें आभास है कि इस बार गड़बड़ हो गई है, हमारी प्लानिंग फेल हो गई है। हमने एक घटना की जिक्र भी की थी और हम आपस में चर्चा कर रहे थे इस बात की कि उनके पार्टी के लोग अंदर से खुश नहीं हैं। अब जो विजेंद्र यादव हैं, बड़े नेता हैं जदयू के, बड़े जदयू में सम्मान है उनके, शायद वो इस टॉप लीडरशिप को, जदयू का जो टॉप लीडरशिप है उसमें आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम ले सकते हैं, ललन सिंह, आरसीपी सिंह, ये सारे लोग बैठे हुए रहते हैं। वहाँ विजेंद्र यादव जाते हैं और वहाँ पे जब चर्चा चलती है, सीट का लिस्ट दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे हमने लिस्ट तैयार किए हैं, तो वो लिस्ट देखते हैं और कहते हैं जब आपने हमसे बिना सलाह मशवरा के ये तैयार कर ही लिया है तो आप कर दीजिए घोषणा, हमको क्या दिक्कत है। तो लोग मजाक करते हैं तो ये भड़क जाते हैं कि हम नीतीश कुमार जी आपके नाम पे जीतते नहीं हैं, चाहे हम जदयू के टिकट पे नहीं जीतते हैं, हम अगर चुनाव जीतते हैं तो अपने दम पे हमारा अपना जनाधार है, और जो आपके साथ जो इम्पोर्टेंट सहयोगी बैठे हुए हैं वो भाजपा के एजेंट बताए जाते हैं बाहर में, और हमें आप जॉर्ज फर्नांडिस या इस तरह के नेता ना समझें, तो हम वो नहीं हैं जो आप कहेंगे हम सुन लेंगे। उन्होंने पर्चा उठाया और फेंक दिया, ये सूत्रों से जो जानकारी मिली। तो अब जदयू के अंदर की स्थिति को समझ लीजिए, नीतीश कुमार इस चीज़ को सन्न रह गए देख करके, और ये स्थितियां उत्पन्न हुई। इसका मतलब है कि जदयू के अंदर भी चीज़ें सही नहीं है, कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि भाजपा ने इस पूरे गेम प्लान को हाईजैक कर लिया है और नीतीश कुमार इसमें फिसल गए हैं, पीछे पड़ गए हैं। क्या बीजेपी का इस बार मिशन है कि नीतीश को साथ रखते हुए नीतीश को बाहर करना बिहार की सत्ता से? बिल्कुल। अब जो आप देखेंगे कि ये शुरू से ये चर्चा चल रही है कि सत्ता पलट करना है, लेकिन पहले खुल के ये चीज़ हुआ करती थी। अब पहले गिरिराज सिंह, संजय पासवान जैसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाता था, जाइए जो बोलना है बोलिए, लेकिन इन्होंने लगभग 6 महीना 8 महीना से टाइट कर दिया। अमित शाह का ही संदेश गया था, जेपी नड्डा का संदेश गया था, गिरिराज सिंह जैसे लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये खुले बयानबाजी से नीतीश कुमार वो चक्रव्यूह में नहीं आ रहे थे। अब क्या हुआ है कि इन लोगों को शांत करके अब अंदर अंदर पॉलिटिक्स की गई, और एनडीए ने कोई चेहरा तो तैयार नहीं किया था नीतीश कुमार के अलावा, तो चिराग पासवान का एक चेहरा भी तैयार हो गया है,
और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भाजपा ने जो पॉलिटिक्स ये पूरी रणनीति बनाई है वो बहुत ही सधी हुई रणनीति है, जिसे नीतीश कुमार बच के नहीं निकल सकते हैं। अलग होते हैं तो घाटा है, साथ में हैं तो घाटा और सह रहे हैं। अब चिराग पासवान अलग हो गए, वो अलग नुकसान दे रहे हैं। तो अगर जदयू का वोट बैंक में सेंध लगता है, वोटें कटती हैं, तो फायदा भाजपा को होगा और लोजपा को होगा। तो लोजपा को अगर लोजपा की सही भूमिका में आए तो किंग मेकर है, और भाजपा सपोर्ट करेगी तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री दिखेंगे आपको, या भाजपा से कोई चेहरा अचानक से जो परंपरा रही है ला देने की, वो भी हो सकता है। तो ये थी हमारी चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि आपने सुना कि 243 सीट हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बीजेपी और लोजपा के द्वारा मिल के बनाई गई है कि जिसमें नीतीश कुमार काफ़ी बुरी तरह फंसते नजर आते हैं। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के चाणक्य माने जाते हैं, क्या इस जो भंवर जाल में जो फंसे हुए हैं अपने ही सहयोगियों के द्वारा उससे निकल के फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन पाते हैं, जनता उन पर विश्वास कर पाती है, या फिर लालू राबड़ी की तरह 15 साल बाद जदयू भी सत्ता से बाहर हो जाती है। समय बताएगा। विधानसभा का चुनाव है। ये रही थी हमारी चर्चा, और अगर आपको हमारी चर्चा अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।